हेलो स्टूडेंट्स। प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 की इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस का लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 9 करने वाले हैं और इसके साथ ही हम लोग एनसीईआरटी पॉलिटी सारी कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस आपको मिल गए होंगे और अब हम लोग उसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इट बिगेन इन द विलेजेस ऑफ उत्तराखंड। यह उत्तराखंड के गांवों में शुरू हुआ। नंबर 2, द मूवमेंट बिगेन व्हेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिनाइड परमिशन टू विलेजर्स टू फेल ash trees. And number 3, soon the movement spread across many regions of Uttarakhand and larger issues of ecological and economic exploitation were raised. देखिए, जो चिपको आंदोलन है वो उत्तराखंड के छोटे गांवों में शुरू हुआ। वास्तव में कुछ पेड़ थे जिनको गांव वाले अपने लिए काटना चाहते थे, अपनी जरूरत के हिसाब से काटना चाहते थे, बेसिकली जो खाना पकाना आदि के लिए। लेकिन राज्य सरकार ने उसकी परमिशन नहीं दी और उसके बाद कुछ कॉमर्शियल पर्पज से इंडस्ट्रीज को उसकी परमिशन दे दी। वहां से ये प्रॉब्लम शुरू होती है और ये गांव से शुरू होकर के धीरे धीरे बाकी गांवों में भी फैल गई। ठीक है, तो जब ये और ज्यादा बड़े पैमाने पर फैली तो ये सीधे सीधे इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से भी रिलेट होती चली। तो इस तरीके से अगर हम पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आप इसमें डी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2, देयर वाज एन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द चिपको मूवमेंट। पॉइंट नंबर 2, the movement achieved a victory when the government issued a ban on the felling of trees in the Himalayan region for 15 years. देखिए, चिपको आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और ये जब भी कोई पेड़ काटने का जाता था तो वास्तव में लोग पेड़ से चिपक जाते थे कि पेड़ को नहीं काटने देंगे। ये मूवमेंट बहुत ही सक्सेसफुल मूवमेंट था। सरकार ने अगले 15 सालों के लिए पेड़ों के काटने पर बैन लगा दिया था हिमालय के क्षेत्र में। ये दोनों बातें सही हैं, इसलिए इसमें भी आप सी लगाइए, बोथ ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 3, peasants in the Telangana region of Andhra Pradesh organized massive agitations under the leadership of communist parties in the early years of independence. आंध्र प्रदेश में जो तेलंगाना रीजन है वहां पर कम्युनिस्ट लीडर पार्टीज के लीडरशिप में लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया था आजादी के लगभग तुरंत बाद। दे डिमांडेड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू द जमींदार्स। वो जमींदारों से भूमि लेकर के उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन कराना चाहते थे। पॉइंट नंबर 3, द पीजेंट्स एंड द वर्कर्स मूवमेंट मेनली फोकस्ड ऑन द इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी। देखिए, पॉइंट नंबर 1 बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 2 और 3 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा दोनों एक दूसरे से अलग है। पॉइंट नंबर 2 रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की बात कर रहा है, जबकि पॉइंट नंबर 3 इनजस्टिस और इनइक्वालिटी की बात कर रहा है। ये पूरा का पूरा जो मूवमेंट था वो इकोनॉमिक इनजस्टिस और इनइक्वालिटी के लिए था, न कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के लिए। तो इसमें पहला सही है और तीसरा सही है, इसमें आप सी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंटी अरैक मूवमेंट। इट हैज इट्स ओरिजिन इन द रिमोट विलेज ऑफ नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये नेल्लोर जिले, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के गांव में शुरू हुआ था। ये फैक्ट सही है, एंटी अरैक मूवमेंट की बात कर रहे हैं। दूसरा, इट वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट द राइजिंग यूज ऑफ लोकली बोरोड ब्रूड एल्कोहल बाय द मेन। वास्तव में ये शराब के अगेंस्ट आंदोलन था और लोग बहुत ज्यादा शराब का कंजम्पशन करने लगे थे, इसके अगेंस्ट ही ये मूवमेंट शुरू हुआ था। The habit of alcoholism had affected the rural economy of the region a great deal. उस समय, अब चूंकि सारे लोग बहुत ज्यादा शराब का कंजम्पशन कर रहे हैं तो वर्क एफिशिएंसी, इकोनॉमिक कंडीशन सब खराब हो रही हैं और इसी वजह से ये आंदोलन शुरू हुआ था। बेसिकली ये शराबबंदी के लिए मूवमेंट था। तो ये इसमें जो है तीनों पॉइंट सही हैं, आप इसमें डी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में बताइए। पहला, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज अ मल्टीपर्पज मेगा स्केल डैम ऑन नर्मदा रिवर।
नर्मदा नदी पर ये एक बहुत बड़ा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये बात सही है। देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो बेसिकली इसीलिए था कि सरदार सरोवर डैम, और अगर एमपी में बात करें तो एमपी में एक परियोजना थी नर्मदा सागर प्रोजेक्ट। ये दोनों बड़े डैम थे, इनको बना करके नर्मदा के पानी को रोक करके उसको अन्य पर्पज से यूज करना था। इसी के अगेंस्ट नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था, ये नर्मदा नदी पर बन रहा था, तो पहला पॉइंट सही है। नर्मदा बचाओ मूवमेंट आंदोलन, a movement to save Narmada, oppose the construction of these dams, question the nature of ongoing development projects of the country, ठीक है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किस लिए था, मैंने आपको अभी भी बताया कि नर्मदा बचाओ आंदोलन बेसिकली नर्मदा पर बन रहे डैम्स के कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए था। ये मान रहे थे कि ये नदी के नेचुरल फ्लो को रोकते हैं और इस तरीके से ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए खतरा भी उत्पन्न करते हैं। साथ ही साथ बड़े डैम भी बड़ी समस्या क्रिएट करेंगे, ऐसा माना जा रहा था। तो एक तरीके से ये जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे देश के, उनका अगेंस्ट भी कर रहा है, उसके पर भी क्वेश्चन कर रहा है। तो फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, तो आप इसमें लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6, consider the following statement. The era of 1980s may be seen as the period of rising regional aspirations for autonomy, often outside the framework of Indian Union. 1980 का दौर है, वो दौर ऐसा दौर है जहां पर रीजनल एस्पिरेशंस ऑटोनॉमी की बहुत बढ़ गई हैं और अलग अलग जगहों से ये डिमांड दिखने लगती है। पंजाब भी अलग होना चाहता है, खालिस्तान की डिमांड चल रही है, अलग अलग स्टेट्स में इस तरीके की डिमांड हो रही है। These movements frequently involved armed assertions by the people. इसमें लोगों ने शस्त्र उठाए, और आप देखते हैं जैसे मैंने आपको खालिस्तान का मूवमेंट का एग्जांपल दिया, लोगों ने शस्त्र उठाए, सरकार के विरुद्ध विद्रोह भी किया। There was collapse of political and electoral process in such areas which demanded autonomy. और इन जगहों पर इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया कि वहां पर पॉलिटिकल और इलेक्टोरल प्रोसेसेस कंडक्ट नहीं हो पा रहे थे, इमरजेंसी तक लगानी पड़ी। तो इसलिए ये तीनों बातें ही सही हैं। 1980 का दौर ऐसा ही दौर था। इसमें आप डी लगाइए, ठीक है। 7th क्वेश्चन, the issue of Jammu and Kashmir was just a conflict between India and Pakistan, but not related with the political aspirations of the people. जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है वो केवल भारत और पाकिस्तान का मुद्दा है, वहां के लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशन से रिलेटेड नहीं है। देखिए, ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां के लोगों की अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशन है और उसी के हिसाब से आप देखेंगे जो जम्मू कश्मीर की मेजर पार्टीज हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, ये सारे अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के हिसाब से अलग अलग तरीके का गेम प्ले करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा, the Nagaland and Mizoram have witnessed a strong movement demanding separation from India soon after independence. इंडिपेंडेंस के बाद नागालैंड और मिजोरम में भी अलग होने की मांग बहुत तेजी से उठी, और ये बात सही है। नागा मूवमेंट आप पूरे डिटेल में पढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। तो 7th में अगर हम कहें तो केवल दूसरा पॉइंट सही है, पहला गलत है, तो आप इसमें बी लगे। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द द्रविडियन मूवमेंट। द्रविडियन आंदोलन के बारे में बताएं। द्रविडियन मूवमेंट जो था वो फर्स्ट रीजनल मूवमेंट था इंडियन पॉलिटिक्स का, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जब आफ्टर इंडिपेंडेंस ये पहला रीजनल मूवमेंट है द्रविडियन मूवमेंट। द मूवमेंट डिडंट टेक टू आर्म्स टू गेट देयर डिमांड फुलफिल्ड। जी, ये एक शांतिपूर्ण आंदोलन है और इसमें इन्होंने हथियार नहीं उठाए हैं भारत के विरुद्ध। Initially the Dravidian movement spoke in terms of the whole of South India. पूरा साउथ ही द्रविड़ माना जा रहा है और शुरुआत में ये पूरे साउथ इंडिया की बात को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं द्रविडियन मूवमेंट। तीनों ही बातें सही हैं, तो इसमें आप डी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन ऑफ 1973। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन रिलेटेड है वो आपकी पंजाब के सेपरेशन से ही, ठीक है। तो इट asserted the regional autonomy and wanted to redefine center state relations. Yes, सेंटर स्टेट रिलेशंस को रिडिफाइन करने की मांग करता है और रीजनल ऑटोनॉमी पर बल देता है। दूसरा, द रेजोल्यूशन आल्सो स्पोक ऑफ एस्पिरेशंस ऑफ द सिख्स and declared its goal for attaining the hegemony of the Sikh. वास्तव में ये प्रस्ताव जो है सिख एस्पिरेशंस को प्रेजेंट करता है। सिख कम्युनिटी ये मानती है कि वो रिचेस्ट कम्युनिटी है और उसको अलग होना चाहिए और वो आगे बढ़ करके लीड कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो अपना सुप्रीमेसी मांगते हैं, अपनी एस्पिरेशंस को प्रेजेंट करते हैं। पॉइंट नंबर 3, द रेजोल्यूशन वाज अ प्ली फॉर स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म
but it also be interpreted as a plea for separate Sikh nation. ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो वो वास्तव में बात कर रहे हैं कि फेडरलिज्म कैसे स्ट्रांग होगा, लेकिन वो अपना एक अलग सिख नेशन की भी मांग कर रहे हैं। और वो कैसे मांग कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमको ग्रेटर ऑटोनॉमी दीजिए, हमें खुद के डिसीजंस की पावर दीजिए, और सेंटर और स्टेट का रिलेशन ऐसा होना चाहिए जहाँ स्टेट के पास ज्यादा पावर हो। तो तीनों ही बातें सही हैं, आप इसमें डी लगाइए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, on the eve of independence, the entire northeastern region except Manipur and Tripura comprised the state of Assam. आजादी के समय, जो आजादी का समय था उस समय पूरे नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर तीसरा स्टेट जो था वो असम ही था। बिल्कुल सही है, बाकी स्टेट्स का फॉर्मेशन बाद में होता है। पॉइंट नंबर 2, डिमांड्स फॉर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी अरोज व्हेन द नॉन एसएमईज फेल्ट दैट असम गवर्नमेंट वाज इंपोजिंग एसएमईज लैंग्वेज ऑन देम। और जब, क्योंकि बड़ा स्टेट है असम, वहां पर रीजनल लैंग्वेजेस हैं, रीजनल एथनिसिटी है, तो वहां पर जब असमीज लैंग्वेज इंपोज की जाने लगी तो लोगों के मध्य इसको लेकर के विरोध शुरू हुआ और वहां से पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की डिमांड भी शुरू हुई। तो दोनों पॉइंट सही हैं, तो इसमें आप सी लगाइए। इस तरह से आज हमने एनसीईआरटी की पूरी पॉलिटी का सीरीज कंप्लीट कर लिया है। मैंने कल भी आपसे कहा था, आज फिर से आपसे कह रहा हूं, आप लोगों को अगर लगता है कोई सब्जेक्ट शुरू किया जाना चाहिए तो जैसा भी आप सजेशन देंगे उस हिसाब से हम लोग अगला सब्जेक्ट शुरू, आप लोग इसको देख लीजिए। और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको निश्चित तौर पर उसका जवाब दूंगा। मैं निश्चित तौर पर उसको आपको समझाने का पूरा प्रयास। तो थैंक यू फॉर टुडे।